हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। राइट, क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। इसमें जनरली आपको डोबेराइनोट्राइड्स पढ़ना होगा, पहले ऑक्टेव्स लॉ, न्यूलैंड्स पढ़ना होगा। उसके बाद मेंडलीफ ने जो लॉ दिया था पीरियोडिक टेबल्स में, वो भी पढ़ना होगा। उसके बाद जो इस समय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी बुक्स में मेंशन है, मोजले ने, हेनरी मोजले ने, जो 1913 में उन्होंने दिया था। उसके बाद इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज आयोनाइजेशंस एंथैल्पी। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए कि कोई एटम है और उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। राइट, न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। राइट, अब डिस्कस कर रहे हैं हम आयोनाइजेशंस एंथैल्पी के बारे में। मान लीजिए कि मुझे किसी एटम में से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जाहिर सी बात है किसी भी एटम में से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का अपना एक मोमेंटम होता है, यही रीज़न है कि ये डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में मोशन कर पाते हैं, मोमेंटम होता है इसलिए। राइट, अब क्या है, किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाहिर सी बात है मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो किसी भी एटम में से कोई एक इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल रहे हैं, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। राइट, लेकिन कंडीशंस क्या है, कंडीशन क्या है, एटम न्यूट्रल होना चाहिए। राइट, एटम न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरा क्या है, गैसियस एटम होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए। वहीं आयोनाइजेशंस एंथैल्पी को हम शो कर पाते हैं। राइट, दूसरी कंडीशन क्या है, गैसियस एटम होना चाहिए, न्यूट्रल एटम होना चाहिए जिस पर कोई चार्ज ना हो। न्यूट्रल मीन्स ना ही कैटायनिक हो ना एनायनिक हो, आयनिक हो। राइट, अब आयोनाइजेशंस एंथैल्पी की डेफिनेशंस क्या होगी, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसे लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड to most loosely bound electron removed from neutral gaseous atom. Right, this process is called ionization enthalpy. राइट, ये हो गई इसकी जनरल डेफिनेशंस। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। यानी कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है उसी को आयोनाइजेशंस एंथैल्पी कहते हैं। राइट, द आयोनाइजेशंस एंथैल्पी एक्सप्रेस्ड इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी expressed in kJ mole inverse,
तो आयोनाइजेशंस के जो किस में शो करते हैं इसे, इसकी यूनिट्स जो है केजे मोल इनवर्स आयोनाइजेशंस एंथैल्पी एंड रिप्रेजेंटेड एज डेल 1H, राइट। इसे किससे शो करते हैं, डेल 1H। 1 क्या है, डेल 1H क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशंस एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशंस एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। क्या है, क्या पढ़ा अभी तक हमने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस, सॉरी इसे गैसियस कर लीजिए, गैसियस एटम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्रेस्ड इन केजे मोल इनवर्स, किलो जूल पर मोल कह सकते हैं आप, एंड रिप्रेजेंटेड एज डेल 1H, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डेल 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड डेल 2H, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देन डेल 3H, डेल 3H, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, the amount of energy, the amount of energy, the amount of energy required, the amount of energy required most loosely monocationic element, monocationic element from to remove an electrons, to remove an electron, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मोनोकैटायनिक एलिमेंट्स का मतलब है जिस पर एक चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसमें से एटम में से निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होगी उसे क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मान लीजिए कि कोई एटम है जो कि गैसियस स्टेट पे है, ठीक, राइट। अब क्या हो रहा है, हीट करने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, मोनोकैटायनिक में चेंज हो जाएगा, मोनोकैटायनिक में, और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। ये तो जनरल वे है ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अब ये क्या दिखा रहा है, मोनोकैटायनिक एलिमेंट्स में से निकालना है। मोनोकैटायनिक क्या है, ये मोनोकैटायनिक। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स आप लूज करेंगे तो क्या होगा, तो +2 चार्ज आ जाएंगे, या फिर ऐसे आप दिखा सकते हैं, और इधर से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। ये क्या हो गया आपका
फर्स्ट आयोनाइजेशंस एंथैल्पी। इसी तरीके से ऑन द अदर हैंड वी कैन राइट सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशंस एंथैल्पी X2 प्लस, जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट्स आ रहा है, कैटाइनिक एलिमेंट्स आ रहा है, जाहिर सी बात है उसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, तो X3 प्लस हो जाएगा और इधर से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। और इसी हिसाब से हम इस तरीके से आगे दिखा सकते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये इस हिसाब से आप दिखा सकते हैं, राइट। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशंस क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड मोस्ट लूजली मोनोकैटाइनिक एलिमेंट। मोनोकैटाइनिक एलिमेंट, इस पर सिर्फ एक ही कैटायंस हो, एक ही चार्ज हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है उसे ही क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ से डाई एटॉमिक या डाई कैटाइनिक है, डाई कैटाइनिक आयंस है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है उसे बोलेंगे डाई एटॉमिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप और पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। न्यू हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग the ionization enthalpy, the ionization enthalpy। इसमें हम इंक फिल कर लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइज ऑफ एटम की बात करते हैं। साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम क्या होता है, राइट। ग्रुप में बात करते हैं। वी नो ऑलरेडी अबाउट ऑन मूविंग up to down on moving up to down in periodic table in periodic tables of any group on moving up to down in periodic tables of any group, size of atom increases. Size of atom increases because the distance between outermost cell from outermost cell to nucleus increases. Right? That's why यही कारण है
दैट्स वाई न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यू वर्ड आया यहाँ पे, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, राइट। यानी कि किसी भी ग्रुप में आप चले जाइए, किसी भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे चले जाइए तो क्या होगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, साइज जो एटम का होता है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो दूरी है वो बढ़ती है, और यही कारण है जब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की दूरी जो बढ़ेगी तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं? जाहिर सी बात है, आप जानते हैं न्यूक्लियस में पॉजिटिव प्रोटॉन होता है और इसके डिफरेंट चारों ओर जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन की तरफ फोर्स लगाते हैं और प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स लगाते हैं। और हम जानते हैं जो एटम है वो अपने आप में स्टेबल स्पीसीज है, जो कि ना कि कभी समाप्त हो सकती है, ठीक है, ना ही किसी रूप में चेंज हो सकता है। तो यही कारण है कि ये इधर से फोर्स लगाते हैं और ये इधर से फोर्स लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की तरफ फोर्स लगाते हैं और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फोर्स लगाते हैं, और इस तरीके से ये फोर्स जो है बिल्कुल इक्विवेलेंट फोर्स लगता है। ना ही इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूक्लियस में आ सकते हैं और ना ही प्रोटॉन्स ऑर्बिट्स में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ जा सकते हैं। इसी को न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ लगने वाला फोर्स न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है, राइट। तो साइज ऑफ एटम आपने देख लिया, इसे साइज ऑफ एटम एंड आयंस भी कह सकते हैं, आयन की फॉर्म में भी इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड आयन, आयन का केस आएगा उसमें भी यही सीन रहेगा, साइज बढ़ेगा ही, साइज ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी एटम का या आयंस का इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल टू न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज हो गई, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट इज न्यूक्लियर चार्ज, यही जो हम डिस्कस करने वाले थे, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, राइट, न्यूक्लियर चार्ज। वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट इलेक्ट्रॉन्स बाउंड्स, electrons bounds with in circular orbits, in circular orbits with electrostatic force, electrostatic force। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे रहते हैं, राइट। अब क्या होगा, साइज क्या होगा, ऑन मूविंग अप टू डाउन, न्यूक्लियर चार्ज हमने डिफाइन कर दिया था इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ऑन मूविंग अप टू डाउन न्यूक्लियर चार्ज decreases, nuclear charge decreases because, इसमें एक फिल कर लेते हैं, up to down nuclear charge decreases because the distance between nucleus to outermost cell increases। पीरियड में क्या होगा, on the other
hand, on the other hand, on moving left to right, on moving left to on moving left to right, the nuclear charge ग्रुप में घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था, इसमें इंक्रीज हुआ। द न्यूक्लियर चार्ज increases because क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, क्योंकि क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ सेल्स या सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इज कांस्टेंट। देखिए अभी तक क्या क्या पढ़ा है हमने, फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर अफेक्ट, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को? साइज ऑफ एटम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए ऑन मूविंग अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाते समय इन पीरियोडिक टेबल में ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, बढ़ता है साइज एटम का। क्यों बढ़ता है? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल टू न्यूक्लियस इंक्रीजेस। क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाई ऑर्बिट्स जो हैं उनकी दूरी न्यूक्लियस से बढ़ जाती है, यही कारण है, डेट्स वाई न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ये ठीक उसी तरीके से है, मान लीजिए कि मैं किसी बच्चे का हाथ पकड़ रहा हूँ और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ और वो बच्चा मेरे बिल्कुल नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है मैं उसे बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींच सकता हूँ अगर वो करीब है मेरे। अगर वही बच्चे को थोड़े दूर कर देते हैं तो वो फोर्स इतना तेज़ नहीं लग पाएगा जहाँ पहले वो फोर्स काम कर रहा था जब वो बच्चा मेरे करीब था। यहाँ पर भी सेम वही सीन है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस की तरफ, और दूरी अगर कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। पीरियड में वही हो रहा है। वी नो डैट द इलेक्ट्रॉन बाउंड्स इन सर्कुलर ऑर्बिट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे रहते हैं। ऑन मूविंग अप टू डाउन न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, घटता है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल इंक्रीजेस, क्योंकि दूरी बढ़ती है। लेकिन अगर पीरियड की बात करें, ऑन द अदर हैंड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, इन पीरियड किसी भी पीरियड में जाने पर क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। साइज घटेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। बस इतना याद कर, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इज कांस्टेंट। अब कैसे कांस्टेंट रहती हैं इसको हम समझेंगे। कांस्टेंट जो ऑर्बिट्स हैं वो कैसे रह रही हैं, यहाँ देखते हैं। देखिए कोई भी पीरियड के एटम ले लीजिए, मैं बोरोन ले ले रहा हूँ, कार्बन ले ले रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, नाइट्रोजन ले ले रहा हूँ, और क्या हो रहा है आगे ये ले ले रहा हूँ। इतना देखते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन 5, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन 6, 7, 8, बोरोन, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बोरोन 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन 5, सही है ना, 5, 6, नाइट्रोजन यहाँ आएगा ना, नाइट्रोजन का 7 हो गया, ऑक्सीजन का 8 हो गया, और फ्लोरीन का 9। ये क्या है? पीरियड के एटम है। ठीक, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस बनाऊंगा तो क्या हो रहा है? 1s2, 2s2, 2p1। ये तो किसका हो गया? बेरिलियम का हो गया। अगर कार्बन का बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है 1s2, 2s2, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 2p2 हो जाएगा। अगर मैं नाइट्रोजन का फिल करता हूँ, ये हो गया कार्बन का, मैं नाइट्रोजन का फिल करता हूँ तो कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का? 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा। अगर मैं ऑक्सीजन का बनाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस तो 1s2, 2s2 और 2p4
4 हो जाएगा। इसी हिसाब से जो फ्लोरीन का है 9, तो क्या बन जाएगा 1s2 2s2 2p5। तो आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो कांस्टेंट है। यहाँ पर भी 2p है, 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 यहाँ पर भी। बस क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 2p1 था, यहाँ 2p2 हो गया, यहाँ 2p3 हो गया, यहाँ 2p4 हो गया है, और यहाँ 2p5 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 बाई 1 करके इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइज ऑफ एटम कब डिपेंड करेगा कि बढ़ेगा या घटेगा? जब तक उसकी ऑर्बिट्स इंक्रीज नहीं होगी तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि साइज ऑफ एटम बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो शेल्स हैं वो कांस्टेंट है, इसलिए हम कह देते हैं जो क्या हो रहा है, जब साइज जो ऑर्बिट्स हैं वो कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत तेज़ी से काम करेगा, और जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचने की कोशिश करता है। तो जिससे क्या होता है, एटम का साइज जो होता है वो सिकुड़ने लगता है। इसी बेस पर हम कह देते हैं जो पीरियड में ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ एटम हमने पढ़ ही लिया है, न्यूक्लियर चार्ज भी पढ़ लिया है, एंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखिए, हम जानते हैं जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं अपने आप में मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत वहीं पड़ती है जहाँ न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो कह सकते हैं हम जो डिस्टेंस है आउटर मोस्ट सेल से और न्यूक्लियस के बीच में कम होगी। तो कह सकते हैं तो जो आयनाइजेशंस एंथैल्पी है ग्रुप में क्या होगी, डिक्रीज होगी, और पीरियड में जाने पर इंक्रीज होगी। तो उसी के बारे में हम लिख रहे हैं। द हाफ filled and fully filled orbitals the half filled and fully filled orbitals are most stable orbitals। जो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं आर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल्स होते हैं। That's why यही कारण है more energy required to remove an electron, right। अब नोबल गैस की बात करें, जैसे नोबल गैस हैज highest stable element than all elements। यह कह सकते हैं हम दूसरे शब्दों में द आयोनाइजेशंस एंथैल्पी enthalpies of noble gases
are higher than other element. नोबल गैस के जो एलिमेंट हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है बाकी जो पीरियड में एलिमेंट हैं उनसे। क्यों होती है? बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस इसमें एक फिल कर लेते हैं, ये कम चल रहा है। The ionization enthalpy of noble gases are higher than other elements because the electronic configurations of noble gases NH2 NP6। देखिए हम इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस हिंदी में बोलते हैं अक्रिय गैसें, ऐसी गैसें जो किसी से क्रिया ना करें। अब जाहिर सी बात है वही एलिमेंट्स क्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा जो अपने आप में स्टेबल होगा, राइट। अब स्टेबल है अपने आप में तो जाहिर सी बात है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यही तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन है। किसी भी एटम में से, गैसियस एटम में से, न्यूट्रल गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, अब यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, क्योंकि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं। ये पूरी तरीके से फिल है। और हमने पहले भी पढ़ा है जो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ये S2 हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P6 1 2 3 और 4, ये पूरी तरीके से फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड मोर स्टेबल ऑर्बिटल्स टू रिक्वायर्ड एनर्जी टू फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन रिमूव, राइट। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यही सारी चीज़ें थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग, राइट, साइज ऑफ एटम हमने पढ़ा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने पढ़ी। क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? किसी भी एटम में से द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गैसियस न्यूट्रल एटम्स इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। साइज ऑफ एटम हमने पढ़ा, पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ेगा और ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते समय द आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है डिक्रीज हो जाती है। ऑन मूविंग, ये लिख लीजिए, ऑन मूविंग अप टू डाउन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। वही सब रीजन है जो अभी पहले बताए थे। क्यों डिक्रीज होती है? डिक्रीजेस बिकॉज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, साइज ऑफ एटम, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? एंथैल्पी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डिक्रीजेस। तो उम्मीद है आप लोगों को ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि चैप्टर क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज 11th स्टैंडर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थैंक यू वेरी मच।